स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि जल्द ही एक सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन बिहार दरोगा को देखने मिलेगा। अब देखिए आ गया है, आपका नोटिफिकेशन आ गया है। 1275 पोस्ट के लिए आपका बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन दे दिया है। तो ये बहुत ही जो है खुशी की बात है हम लोगों को, अर्थात जो है आप लोग इस चैनल के माध्यम से ये जितने भी आपका ये दरोगा आ गया या तो फिर आपका बिहार एसएससी हो गया, वो सभी चीजें की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। और साथ साथ में बात किया जाए मित्रों, दरोगा लगातार नोटिफिकेशन बिहार में देखने को मिल रही है। अभी फिर से जो आपका 70,000 टीचर का भी नोटिफिकेशन जल्द रिलीज होगा। और उसके बाद पहले हमने देखा बिहार एसएससी द्वितीय इंटर लेवल वाला भी देखे थे। उसका दूसरी बार में मैं देखने को आपको दिखा रहा हूं 1275 पोस्ट, जैसा कि आपको बोल दिए थे ना कि एक सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक आपको एक सप्ताह के अंदर ये आपको ठीक आगे आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। बिहार देख लीजिए यहाँ पर BSSSC के द्वारा ये जो है जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बिहार सरकार गिरफ्तार आरक्षित शाखा में पुलिस और निरीक्षक को रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र है ना 5/11/2023 से देख रहे हैं ना, ये आपका विज्ञापन निकल गया है। तो एकदम जो है कॉपी और कलम उठा लीजिए और जो है सर पर जो है बांध लीजिए, जो है और लग जाइए, इसमें जुड़ जाइए। इस बार आर या पार, इस बार डबल स्टार आपका होना चाहिए, है ना। बहुत दिनों के बाद भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिला है, लेकिन वैकेंसी की संख्या थोड़ा कम है, इसमें कोई शक नहीं है। हर बार जो है आते थे लगभग 2000 के करीब, 2000 प्लस रहता था, लेकिन इस बार आपको 1275 वैकेंसी ही देखने को मिलेगा। लेकिन तब भी फिर कोई बात नहीं, बिहार एसएससी भी तो है आपका 12,000 प्लस है। आपका लेवल 6 का वैकेंसी है। आपका पुलिस अवर निरीक्षक, याद रखिएगा, पुलिस सब इंस्पेक्टर का बहाली आ चुकी है। तो आप लोग अब सोए नहीं रहिए, बिहार में नौकरियों की बहाल हो गई है। जो भी लेना चाहते हैं वो सभी जो है आप सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, ताकि आप क्या कर सके, नौकरियों में अच्छे पोस्ट आप हासिल कर सके, ले सके। यहाँ पर देखिए इन पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 है। किया जाए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10 यानी 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन प्रक्रिया। इसका ऑनलाइन आप 5/10 से कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको जो जो चीजें दिया गया है वो सभी चीजें आपको हम बताने का काम करेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आयु होना चाहिए, कितना जो है आपका आयु के साथ साथ में कब तक आपको एज लेगा, कब तक काउंट होगा, क्या पूछेगा, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको वो सभी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने आपको इसके बारे में भी बताया था, उस दिन भी बताया था। क्या बताया था उस दिन भी हम आपको बताने का काम किए थे कि अगर यदि आप क्या यानी कि आपका जो है परिवार में से कोई फैमिली नंबर यानी कि बुजुर्ग वगैरह के जो भी आपका स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए होंगे तो उसको आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी हम देखे थे आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम इतना है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या इतना, दिनांक, महिलाओं के लिए कितना परसेंट देख लीजिए, महिलाओं के लिए 35% रिजर्व है सीट, इसमें महिलाओं को मिलेगा। और साथ साथ में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिंदु का निर्धारण है ना, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का एक पत्र संख्या। और याद रखिएगा ये सब बिहार में हम आपको उस दिन भी बताने का काम किया कि बिहार में 35% आरक्षण महिलाएं को तो मिलती है, साथ साथ में दूसरे स्टेट के जो महिलाएं हैं उसको भी 35% आरक्षण बिहार में मिलती है, देने का काम करता है नीतीश सरकार। पता नहीं, नीतीश सरकार का दूरदर्शी सोच है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती है, नाती है, नातनी के संबंध में रोस्टर बिंदु का निर्धारण यानी कि ये देख लीजिए, ये जो भी स्वतंत्रता सेनानी का ये सब संगी संबंध हैं, पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, ये सभी जो कभी ना कभी स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए होंगे आपका जो है परिवार वाले, तो वो सभी चीजों को यहाँ पर आरक्षण मिलने का काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए किन्नर है, पोथी है, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर से संबंधित तथा अन्य सुसंगत प्रावधान के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यानी कि ये सभी लोग क्या करेगा, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
योग्यता के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जिसके पास योग्यता है, चाहे वो थर्ड जेंडर हो या तो पोथी हो या हिजड़ा हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग इसमें, क्योंकि जब संविधान ही बोलता है कि मतलब समानता का अधिकार, तो फिर हम और आप रोकने वाले कौन होते हैं? ये बिहार पुलिस रोकने वाले कौन होते हैं? चलिए यहाँ पर आवेदन की पात्रता देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया? आवेदन की पात्रता दिखाई दे रहा होगा आपको, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। जो भी इस वैकेंसी को भरिएगा वो सभी भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है, भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। आप देख लीजिए, पुरुष हो महिला हो थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी है वो सब क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक देख लीजिए 1 अगस्त 2023 से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर यदि कोई ऐसा परीक्षार्थी है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट 1/8/2023 को हुई है, 1/8/2023 को हुई है, वो क्या कर सकता है? इस वैकेंसी को फिलअप कर सकता है, इस वैकेंसी को फिलअप कर सकता है। लेकिन आगे हम पढ़ाएंगे, आगे हम बताएंगे कम से कम न्यूनतम आयु उसका 20 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु ये इतना डेट तक, कितना डेट तक? 1 अगस्त 2023 तक उसका आयु कम से कम मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष नहीं होना चाहिए। दरोगा का वैकेंसी है, याद रखिएगा, ऑफिसर बनिएगा। उम्र सीमा की गणना की बात की जाए तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आपका उम्र मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए। अगर यहाँ इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब आप क्या कर सकते हैं? वैकेंसी भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है आपको, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष के अकॉर्डिंग इसका क्या करेगा? इसका जो है आपका उम्र को काउंट किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए देखिए क्या है, अनारक्षित वर्ग के लिए क्या है, यहाँ पर हम अभी जो कि बताए थे आपको, कम से कम 20 वर्ष उम्र होना चाहिए। अनारक्षित जैसे सामान्य कोटि पुरुषों के लिए कहा जाता है, कम से कम उसका 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर देखिए समझा रहे हैं आपको। अब यू आर बात किया जाए, जनरल की बात किया जाए, जनरल की बात किया जाए, जनरल में आपका मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यदि मेल या तो फीमेल, अगर यदि 1 अगस्त 2023 तक जो भी बच्चे, जो भी परीक्षार्थी अगर यदि ग्रेजुएशन पास कर लिए किसी भी स्ट्रीम में, ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं और 1 अगस्त 2023 के आप अगर यदि 20 वर्ष का हो गए, कितना वर्ष का? 20 वर्ष का हो गए हैं, तो आप बिहार दरोगा का वैकेंसी, इस 1275 वैकेंसी को फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिलअप कर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल के मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जनरल के लिए 20 वर्ष होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, उसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 20 वर्ष। और अधिकतम उम्र, जनरल वाले को अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। जिसका एज 37 वर्ष है वो 37 वर्ष तक जो है आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये सिर्फ आपका किसके लिए? यू आर अनरिजर्व वाले के लिए, जनरल के लिए है। वही बात किया जाए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। ये देखिए पिछड़ा वर्ग जो भी है आपका ओबीसी में, क्या है? ओबीसी में, ओबीसी में ऐसा नहीं है कि BC1 BC2 ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है पिछड़ा एकदम अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहे, या तो आप BC1 हैं या तो BC2 है, तो BC1 को ही EBC कहा जाता है, याद रखेगा। BC1 को EBC कहा जाता है, या तो आप EBC हैं या तो BC1 है या तो फिर BC2 है। इसके लिए भी उम्र रखा गया है 20 वर्ष। कितना? न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम इसका कितना दिया हुआ है? अधिकतम इसका 42 वर्ष, यानी कि ओबीसी वाले 42 वर्ष तक इस वैकेंसी को भर पाएंगे, 42 वर्ष तक, याद रखेगा। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। उसके बाद बात की जाए बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने जो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। दे रहे हैं ये, मतलब ये है आपका जो जॉब में है वो सबके लिए हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो जो चीजें आपको लगे, जो जो चीजें आपको जरूरी है वो चीजें हम आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभ्यर्थी का उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि क्या है। देख रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा में जो जन्म तिथि है उसी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाएगा, उसको जो है काउंट किया जाएगा, उसी को एज को क्या किया जाएगा, आपका काउंट किया जाएगा। याद रखिएगा 10th का सर्टिफिकेट में जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के अकॉर्डिंग। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड देखिए क्या क्या होना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन में अगर आप जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो ये सब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा माना जाता है। फिजिकल ले लीजिए, उसके बाद आप हाइट ले लीजिए, चेस्ट ले लीजिए, वेट ले लीजिए। जो PST और PET जो होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, क्या होता है, PET और ये PST, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि पुलिस फोर्स में जा रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट तो होता ही है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये दोनों होंगे। ये दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ऊंचाई कम से कम होना चाहिए सामान्य वर्ग के, ऊंचाई यानी कि हाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए। देख लीजिए सामान्य वर्ग OBC वाले और पुरुषों के लिए सिर्फ है, कम से कम कितना होना चाहिए, 1.65 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 1.65 सेंटीमीटर, 1.65 सेंटीमीटर जो भी हैं भाई लोग, बहन लोग, यानी कि जनरल वाले और OBC वाले, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हाइट बहुत जरूरी है, ये कोई BRSSC नहीं है जो कि कोई भी 4 फीट वाला भी 5 फीट वाला भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद OBC की बात किया जाए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ये देखिए OBC में क्या था, ये BC2 आ जाएगा। याद रखेगा ये BC2, भाई BC1 का EBC की बात किया जाए, कहीं EBC दिया रहेगा, कहीं BC1 दिया रहेगा, और कहीं जो है इसको MBC भी दे दिया गया है ना। मोस्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस हो जाएगा आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो इसको कम से कम कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, कितना, 160 सेंटीमीटर इसका कम से कम एज होना चाहिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। EBC के लिए BC1 जिसे MBC कहते हैं, कम से कम इतना होना चाहिए। वही बात किया जाए SC ST की बात किया जाए, ये सब जितना भी हम बात कर रहे हैं ये पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं, महिला के लिए नहीं बात कर रहे हैं। महिला के लिए फिजिकल और PST यानी PET और PST का क्राइटेरिया अलग होता है। देखिए SC ST जो है आपका, इसमें बात किया जाए आपका तो 160 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर कम से कम SC ST वाले को होना चाहिए, इससे कम रहिएगा तो नहीं जा पाइएगा, ठीक है ना। चलिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.55, ये देख लीजिए सभी वर्ग, चाहे इसमें कोई भी हो, कौन हो, आपका जनरल हो, UR हो या OBC हो। OBC में आपको पता है ना BC1 आ जाएगा, BC2 आ जाएगा, ये सभी यानी EBC कहे या MBC कहे, जो भी है सब OBC में है, सबको बराबर होना चाहिए। और साथ साथ में आपका SC हो या ST हो, सभी को उम्र, सभी को हाइट कितना होना चाहिए, 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिसका 1.55 सेंटीमीटर से अगर कम है तो वो छोड़ दीजिए, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। भाई सीना की बात किया जाए तो सिर्फ पुरुषों के लिए, किसके लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए सीना की बात कर रहा है यहाँ पर, चेस्ट की बात कर रहा है आपका। तो देख लीजिए अलग अलग इसका क्राइटेरिया होता है, क्या क्या क्राइटेरिया इसमें होता है। देखिए चेस्ट के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए है बिना फुलाई कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर बिना फुलाई एकदम नॉर्मल होना चाहिए, उसका सीना होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर यदि PET या PST दे रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना होगा। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हम तो कई दिए हैं, कई जो है आपका PET PST दिए हैं, हमको लगता है 100 को दिए, 100 बार दिए हैं। तो वहां पर PET PST आप 5 से अगर ज्यादा फुला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम आपको नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। अगर आपका सीना जो है चेस्ट 81 है तो आपको 5 फुला करके 86 होना चाहिए, 87 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा तो चलेगा। लेकिन आपको यानी कि 86 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फुलाने के बाद सीना में कम, फुलाने के बाद सीना में कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, देख रहे हैं ना, 5 सेंटीमीटर, जैसा कि हम अभी बताए थे आपको। चलिए उसके बाद SC ST की बात किया जाए, आपको SC ST में बिना फुलाए 79 होना चाहिए, आप फुलाकर कितना हो जाइए, 84, यानी कि सीना में भी ये लोग को 2 सेंटीमीटर का छूट है, लेकिन फुलाने में कोई छूट नहीं है। फुलना चाहिए कितना, 5 सेंटीमीटर। भले सीना आपका 2 सेंटीमीटर कम है 81 से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम फुलाना होगा कितना, 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। तब यानी कि 79 है तब फुला करके कितना होना चाहिए,
84 तो होना ही चाहिए, याद रखिएगा। फुलाने के बाद सीना के बाद 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, याद रखेगा। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर आपको पता है ऐसा कहा गया था कि हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट का ये फैसला है कि महिलाओं को जो है चेस्ट की जांच नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। तो ये आपका महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, याद रखेगा। वही वजन की बात किया जाए तो सभी वर्गों को महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 48 किलोग्राम होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं को कम से कम कितना होना चाहिए? वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। जो जिम वगैरह के जा रहे हैं वो छोड़ दीजिए, 35 वाला है वो 35 वाला है वो जल्दी जल्दी क्या करिए आप लोग, वेट को बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए, किन्नर है, कोथी है, हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड क्या है देख लीजिए इसके बारे में। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। पिछड़े वर्ग के समय रहना, यानी कि ओबीसी वाले के समान होगा। जो ओबीसी का क्राइटेरिया होगा वही आपका किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं उसका भी वही क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात किया जाए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी देख लीजिए। तो नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्ति देने से पहले बिना परीक्षा का होगा क्या? वो तो पीटी और पीएसटी था ना। अब आपको परीक्षा देना है, जो कि यही पहला स्टेज होता है। जिस दिन आप इसको क्वालिफाई कर दिए तो जो हम पीटी पीएसटी के बारे में बताए थे उसके एलिजिबल हो गए आप। अब उसके एलिजिबल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी हो गया, उसके बावजूद भी आपको क्या होगा? उसके बावजूद भी आपको मेरिट प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल प्रोसेस है, ये सभी चीजें से आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आवेदन पत्रों के संग्रहण उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा इसीलिए की जाएगी, बहुत सारा आवेदन जो है आपको गलत पाया जाता है, बहुत सारा आवेदन में त्रुटि होती है, तो उनको सुधारने का एक मौका भी दिया जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। लिखित परीक्षा जो है कम से कम देख लीजिए यहाँ पर कितना चरणों में होगी। ये देखिए, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक में मुख्य परीक्षा और लिखित परीक्षा के सभी बहुवैकल्पीय, यानी कि सोच लीजिए, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सभी में कितना रहेंगे? ऑब्जेक्टिव। ये 2 तरीके का एग्जाम होगा, एगो होगा आपका पीटी और एगो क्या होगा? मेंस होगा। 2 परीक्षा इसमें होगा भाई लोग, याद रखिएगा। प्रथम चरण में क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा में कितना अंक होगा? 2 अंकों का होगा और टोटल प्रश्न आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का, कितना का? 2 अंकों का होगा, 2 अंकों का, क्योंकि देखिए 200 अंकों का है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का है, 100 को क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 2 नंबर का हुआ, 2 अंकों का हुआ। इसमें आपको 2 घंटे के क्या मिलेगा? समय मिलने वाला है आपको। 2 घंटे के समय में यानी कि आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है आपको? आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों को संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये आपका लगभग जो है 90% जो है आपका ये सामान्य ज्ञान और समसामयिक ज्ञान ही रहेगा, अर्थात करंट अफेयर रहेगा और जीके और जीएस रहेगा। तो भीड़ जाइए, जुड़ जाइए। जिसको बिहार एसआई में सिलेक्शन लेना है वो सभी चैनल के साथ जुड़ने का काम करेंगे ताकि एक बेहतर तैयारी आपको मिल सकेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया से आपको तैयारी कराई जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 घंटे का होगा और इसमें देखिए समसामयिक मुद्दा भी रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। याद रखिएगा, इस 100 क्वेश्चन में जीके रहेगा, जीएस रहेगा और आपका करंट अफेयर रहेगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर। जिसका जीके, जीएस और करंट अफेयर नहीं है वो एकदम जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए। यानी कि मान लीजिए 200 अंक है, 200 अंक का 30%, कितना? 30%, यानी कि 60 नंबर आपको लाना जरूरी है। अगर इतना से कम लाए तब वो असफल घोषित हो जाएगा। लेकिन जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका मेधा सूची के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? मेधा सूची के अनुसार आएगा। 30% से कम रहिएगा तो असफल माना जाएगा। अब बोलिएगा सर देखिए, हम एक बात यहाँ बोल रहे हैं कि रिजल्ट मेगा सूची के अनुसार आएगा, मेरिट लिस्ट के अनुसार आ जाएगा। 30% न्यूनतम आपका पास करने का क्या है? क्राइटेरिया आपका
फील किया है कि मुख्य परीक्षा के लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा अंक वाला मिल रहा है लोग तो आपको 30% वाला क्यों लेगा? तो फिर मेगा सूची जारी करेगा। क्या करेगा? मेगा सूची के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट दिया जाएगा। याद रखेगा, ऐसा लोग नहीं समझिएगा कि 100 में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो हम पास हो गए, चले गए। फिर मेरिट लिस्ट में पास करिएगा तब ना। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना रिजल्ट, यहाँ देखिए 20 गुना रिजल्ट, यानी कि 1275 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 1275 है। अब 1275 का 20 गुना कर दीजिए आप, 20 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2, यानी कि इतना रिजल्ट आने वाला है। 25,500 रिजल्ट देगा। 1275 वैकेंसी का 20 गुना आपका पीटी में क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए। किसके लिए? मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, 20 गुना हो जाएंगे। याद रखेगा, जैसा कि हम अभी बताए थे, इसका चयन किसके अनुसार होगा? मेधा सूची के अनुसार अर्थात मेरिट लिस्ट और आरक्षण के अकॉर्डिंग होगा। किसके? आरक्षण के कोटिवार किया जाएगा। अलग अलग जो है यूआर है, जनरल है, आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो सभी में अलग अलग जो है आपका कट ऑफ जाएगा, अलग अलग मेगा सूची जो है जारी किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय चरण का परीक्षा होगा। पीटी हो जाने के बाद क्या होगा? मेंस होगा। मेंस में देखिए क्या होगा द्वितीय चरण में, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पात्र होंगे। कितने पात्र होंगे? 2 पत्र होंगे। 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में देखिए 2 तरीके के आपको पेपर मिलेंगे, जिसमें 200 अंकों का सामान्य हिंदी रहेगा। याद रखिएगा, 200 हिंदी का, 200 नंबर हिंदी का रहेगा, और आपका इसका समय मिलेगा कितना? 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। याद रखेगा, 30%। इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। जो 100 में 30 नंबर लाइएगा वो इस पेपर में पास कर जाइएगा। इसके लिए कोई मतलब कोई फेल नहीं करता है सबके लिए। 30 नंबर, 100 में 30 नंबर लाना बेहद ही क्या है? आसान है। इसमें कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा जो पात्र रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी के पत्र जितना भी आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, जितना भी आप नंबर लाएंगे, उसमें आपका जो नंबर आया वो नंबर आपका मुख्य परीक्षा में नहीं जुटेगा, मेंस में नहीं जुटा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है आपका द्वितीय पत्र प्रश्न सामान्य जन, सामान्य विज्ञान और उसका नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता संबंधित द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा। 200 नंबर, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा एवं परीक्षा अवधि कितना होगा? 2 घंटे होगा। यानी कि इसमें मेंस में जो है 2 घंटे हिंदी का परीक्षा होगा, 2 घंटे हिंदी का होगा, और 2 घंटे हो जाएगा आपका मेंस वाला जो मेन पेपर है, जिसके आधार पर आपका मेगा सूची जारी किया जाएगा, वो होगा भी 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का होगा, और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन इसमें भी होगा, 100 क्वेश्चन इसमें भी होगा। यानी इसके लिए भी आपको कितना घंटे मिलने वाले हैं? 2 घंटे का मिलने वाले हैं समय। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, क्या अहम रोल है जिसके अनुसार आपका मेगा सूची जारी किया जाएगा। सामान्य विज्ञान, जीएस, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, यानी कि थोड़ा बहुत आपका मैथ भी है। उसके बाद मानसिक योग्यता, आपका रीजनिंग मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एसएसटी है आपका, जितना भी आपका सोशल साइंस है, उसके बाद साइंस है। यानी कि यही चीजों पर क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें टोटल मतलब होता क्या है कि बोले ना आपको 90% तक लगभग जीके, जीएस और करंट अफेयर का कमाल है। बाकी बात दूसरा का कोई कमाल नहीं है ना। तो ये चीजों पर जिसका कमांड है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ये देखिए 0.2 अंक काटा जाएगा, 0.2 अंक, यानी कि 0.2 अंक हुआ मतलब कितना? 5 क्वेश्चन में 1 नंबर काटा जाएगा। 0.2, 20 पंचे 100 हुआ ना। तो 5 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर कटने वाला है। 20% आपका क्या है? नेगेटिव मार्क है। 20% आपका नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क है। याद रखेगा, पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रह जाएगी। एगो प्रति किसके पास? आयोग के पास रखा जाएगा सुरक्षित, जो आप लिख के देंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के अलावा रिक्तियों का 6 गुना। अब देखिए यहां पर आ गया 6 गुना। पीटी में कितना था? पीटी में 20 गुना था। पीटी परीक्षा में आपका जो चयनित विद्यार्थी है 20 गुना बुलाया जाएगा।
अब वही मेंस की बात किया जाए तो मेंस में 6 गुना, कितना गुना, 6 गुना आपको बुलाया जाएगा। तो पीटी में आपका 20 गुना, अब मेंस में आपका 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। आपकी यहां से आपको क्या होगा, यहां से आपको फिजिकल होगा, और 6 गुना में जो फिजिकल पास करेंगे वो लोग इसके लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाइंग हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 6 गुना मेगा सूची, उसके बाद इक्वल मेगानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि जो भी 6 गुना में आएंगे वो सबको लिए फिजिकल के लिए क्या होगा, बुला लिया जाएगा। फिजिकल में 6 गुना परीक्षार्थी होंगे, याद रखेगा, 6 गुना परीक्षार्थी होंगे। अहर्ता अभ्यर्थी के पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। यानी देख रहे हैं ना, यानी जितना भी स्टूडेंट 6 गुना किया गया है, पीटी पीएचडी में जो बचेगा स्टूडेंट उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है आपको उसको सिलेक्शन हो जाएगा, उसको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद तृतीय चरण भी है। देखिए पहला चरण हमने देख लिया, पीटी था, दूसरा क्या था, मेंस था। अब तृतीय चरण देख लीजिए, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, अर्थात पीटी और क्या होगा, पीएसटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, याद रखेगा, है ना। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। जैसे कि पहला दौड़ है, दौड़ कितना हो जाएगा, 1 मील, 1 मील में कितना मीटर होता है सबको पता है, 1600 मीटर होता है, 1 मील में 1600 मीटर होता है। ऐसे फुल करना है, फिल करना है 6 मिनट 30 सेकंड, नहीं 6.5 मिनट, पहले 6 मिनट था, 30 सेकंड को क्या किया, बढ़ा दिया गया है। पहले 6 मिनट था, 1717 से पहले 6 मिनट था। जो वैकेंसी आया था 1717 ना, 16 की 17 में आया था, 17 में आया था, तो उस समय जो कितना था, 6 मिनट था। आज 1717 के बाद में इसको समय बढ़ा करके 6.5 मिनट कर दिया गया है, 6 मिनट 30 सेकंड कर दिया गया है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। यानी कि 1600 मीटर कम से कम आपको 6.5 मिनट में पूरा करना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए समय 6 मिनट। ये देखिए अगर महिला है तो महिलाओं के लिए देखिए दौड़ कितना है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर। जो 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ गए वो दरोगा के लिए क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंची कूद देख लीजिए यहाँ पर कितना है, न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट ऊंची कूद छलांग लगाना है आपको, कितना, 4 फीट कूदना है। 4 फीट से कम कूदने वाले को अयोग्य घोषित किया जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है ना। सभी कोटि को महिलाओं के लिए 3 फीट, देखिए महिलाओं के लिए 3 फीट, महिलाओं के लिए फीमेल के लिए 3 फीट कूदना है। 3 फीट जो है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। अब मेल के लिए 4 फीट ऊपर कूदना है, 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए लंबी कूद भी है, लंबी कूद, ये सब है ना फिजिकल बहुत मायने रखता है ना, ये सब पुलिस फोर्स में जाइएगा तो, है ना। लंबी कूद देखिए पुरुषों के लिए कितना है, पुरुषों के लिए 12 फीट, कितना फीट, 12 फीट आपको कूदना है। 12 फुट से जो भी कम हो जाइएगा, 12 फीट है, 12 फीट से जो भी आइएगा कम वो असफल घोषित कर दिया जाइएगा। और सभी कोटि महिलाओं के लिए कितना, 3 फीट इससे कम, कितना फीट, 9 फीट ही करना है, कितना फीट, 9 फीट। जो महिलाएं 9 फीट यानी मेंस क्वालिफाई करके 9 फीट जो क्वालिफाई कर गए हैं वो सबको जो है आपको आगे चरण के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। गोला फेंक है, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम हो जाएगा, और 16 फीट जो है क्या करना है, फेंकना है। ऐसे लीजिएगा और ऐसे करके फेंकना पड़ेगा आपको, कितना, 16 फीट, तो 16 पाउंड का गोला मिलेगा। वही आपका महिलाओं के लिए 12 पाउंड, कितना, 12 पाउंड, और 10 फीट इसको फेंकना पड़ेगा। उसके लिए 16 फीट है, इसके लिए कितना है, 10 फीट ही करना पड़ेगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया जाएगा। महिला के 16 फीट से कम पुरुष फेंकेगा तो पुरुषों वाला कहा जाएगा, इसके जाके बोरा में। चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, लंबी कूद हो गया, जो भी था ये सब चीजें हम बताने का काम किए। जो चीजें हैं हम आपको बता रहे हैं, जो चीजें जरूरी है जानना वो चीजें बिल्कुल आपको। उसके बाद देखिए 4th चरण जो होगा ना, मेगा सूची के नियुक्ति की अनुशंसा होगा। यानी कि मेगा सूची, मेरिट लिस्ट, जो भी मेल या फीमेल, जो भी मेल या फीमेल जो है, जो भी आपने पीटी और पीएचडी में क्वालिफाई किया है, पीटी और पीएचडी में क्वालिफाई किया गया है, उसको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। क्या, मेरिट लिस्ट। और ये किसके अकॉर्डिंग जारी किया जाएगा, ये जारी किया जाएगा आपका जो मेंस हुआ है, आपका मेंस के मार्क्स के आधार पर, मेंस के मार्क्स के आधार पर इसको जो है मेगा सूची को जारी किया जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए मेंस में बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें अगर यदि आप मान लीजिए मेंस का क्वालिफाई कर गए और लगभग 5 से 10 नंबर ज्यादा है, 5 से अधिक
और 10 से थोड़ा सा कम भी है तो चलेगा। 5 से अधिक वाले जो नंबर है उसका चांस बनता है मेरिट लिस्ट में नाम आने का। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका, है ना। और उसके बाद मेडिकल भी होगा, मेडिकल वही हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ज्वाइनिंग के वक्त। तो ये बहुत जरूरी है। मार्क्स मेंस परीक्षा के आधार पर हो जाएगा, इसलिए मेंस पर ज्यादा फोकस करना है, याद रखेगा। मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर मेगा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि 75 नंबर पर आपको मेरिट लिस्ट बन रहा है और 75 नंबर का मान लीजिए 2 गो या 3, मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, तो उसका क्या देखेगा, उम्र सीमा देखेगा, उसका DOB देखेगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगा उसी का क्या होगा, उसी का जो है आपका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में। गिर रहा है कलम, सोच लीजिए आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या है, मेगा सूची क्रम अनुसार मेरिट लिस्ट हो गया। बाकी बात यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या होगा, आरक्षण दिया होगा। कुल पद देखिए SC ST के लिए कितना है, 275 है। जैसा कि आरक्षण में बोला है उतना सीट आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ देख लीजिए कुल पद 275 है, इसका SC है, और ST के लिए कितना है, 16 है, याद रखेगा। पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए OBC का 238 है, अब पिछड़ा वर्ग अत्यंत EBC है ये, अब पिछड़ा वर्ग 107 है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 82, यानी कि जनरल का 441, और EWS के लिए 111 सीट है, ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट है। कुल योग कितना हो गया, 1275 सीट, 1275 सीट है, याद रखेगा। जिसमें से आरक्षित पद 35%, 368 सीट महिला के लिए हो गया। 368 सीट आरक्षण क्या है, महिलाओं के लिए 368 सीट हो गया, ठीक है ना। महिलाओं में होता क्या है कि जो भी बाहर से स्टूडेंट आती है महिला लोग, उन लोग को भी 35% में इसमें जोड़ दिया जाता है। तो महिला लोग, जितना भी महिला कैंडिडेट लोग है, वो लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक बाहरी लोग को नहीं छोड़ेंगे आने के लिए। पता नहीं नीतीश सरकार को क्या करना है, नहीं करना है। मतलब पहले अपना तो देख ही नहीं रहा है कि अपना में कितना बेरोजगारी है, कितना मतलब लेना है, वो सब ना देख करके मतलब बाहरी स्टूडेंट लोगों को क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका कट ऑफ तिथि देखिए यहाँ पर देख लिए हैं, मतलब का क्या करा, अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं महर्ता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, यानी कि जो भी है, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं या तो आप कोई भी डायरेक्ट भर्ती से जा रहे हैं, तो जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो सब चीजें क्या होगा, देना होगा, गणना करना का अथी करना होगा। नियुक्ति प्राधिकार है, यहाँ पर जो चीजें था आपको हम बताने का काम किए हैं आपको। और देखिए आपका ऑनलाइन आवेदन कब होगा ये हम बता रहे हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या लगेगा, पंजीकरण किया जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल लगने वाला है। और देखिए डोमिसाइल आवासीय लगेगा, जो बिहार का निवासी हैं वो डोमिसाइल लगेगा। आरक्षण कोटि के अंतर्गत आते हैं तो उसको लगेगा ही लगेगा, याद रखेगा। ये सब चीजें जो है कर लीजिएगा। पंजीकरण देख लीजिए, यहाँ पर पंजीकरण अगर हो गया तो उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को एडिट नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग अपना फॉर्म भरने का काम करेंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग फॉर्म भरेंगे, गलती मत करिएगा आप लोग। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन जो है 5/11 तक लास्ट तिथि है, याद रखेगा। यानी कि 5 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है शुरू, अब 5/11 तक आप क्या करेंगे, इसको भरेंगे। 5/11 यानी कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अब 5 नवंबर 2023 का क्या है, अंतिम तिथि ये फॉर्म भरने का। एग्जाम का परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया है, वो जैसे ही निर्धारित करेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। वो आपके समक्ष आकर के हम बताने का काम करेंगे, चिंता मत लीजिएगा, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया होने से 6 महीना का समय लग सकता है। यहाँ देखिए चयन प्रक्रिया पूर्ण होने का समय कम से कम मिनिमम 6 महीना की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, 6 महीना की बात कर रहा है यहाँ पर, 6 महीना। चलिए ये सब जो भी चीजें था आपको बताने का काम कर दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर और तो कुछ इसमें नहीं है, जो भी था हमने बताने का काम किया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन आप लोग फुलफिल ये फॉर्म करने के लिए एलिजिबल हैं, वो आप लोग कर लीजिए।